जय हिंद दोस्तों, मैं उदय भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है चैप्टर 4 मानचित्र। तो क्लास 6 का हम लोग ज्योग्राफी का वीडियो जो है आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, 1 से 3 का जो है बेसिक और उसका क्वेश्चन आंसर के लिए आपको प्लेलिस्ट में इस चैनल पर मिल जाएगा। आप तो उसको विजिट कीजिए। और ये हमारे चैनल का लोगो है दोस्तों, और हमारे चैनल का हैंडल है JCERT8। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो बोल रहा है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, ठीक है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिले, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र से एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है, ठीक है। तो जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों का तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों को एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो मानचित्र के बारे में हमारा था दोस्तों ये। आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसके बाद हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो आगे है हमारा भौतिक मानचित्र, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल मैप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र। दोस्तों, ये हो गया हमारा फिजिकल मैप। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो ये है दोस्तों हो गया पॉलिटिकल मैप। तो राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। उसके बाद एक होता है थीमेटिक मानचित्र। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों इत्यादि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा तथा प्रतीक। तो दोस्तों, ये थीमेटिक मानचित्र के बारे में था। अब हम लोग देखते हैं दूरी। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है दूरी। तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमानों पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा, ठीक है। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों के बीच
किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगी। आगे हम देखते हैं, ये हमारे पास एक मैप है दोस्तों, यह एक गांव का मानचित्र है दोस्तों। यहाँ दुकान है, उसके बाद यहाँ वो है सामुदायिक केंद्र है, एक खेल का मैदान है, यहाँ पेड़ है, तो यहाँ इधर कुआं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ विद्यालय है, तो उसका डिस्टेंस जो है इधर 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो इसी तरह से इसका जो है विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, तो उसी के यहाँ मानचित्र के रूप में यहाँ दर्शाया गया कि आप उसको कैसे समझ सकते हैं दूरी में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इधर उत्तर हो गया, इधर उत्तर पूर्व हो गया, पूरब हो गया, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो ये हमारा दिशा का एक मान है दोस्तों। चित्र 4.2 प्रधान द्विग बिंदु, चित्र 4.2 में यहाँ इसका उल्लेख आएगा दोस्तों। तो चलिए, उसके बाद ये हो गया द्विसूचक। तो इधर ये जो है ये द्विसूचक के बारे में दर्शाता है। चलिए दिशा से हम शुरू करते हैं कि दिशा के बारे में क्या बताया गया है। तो अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है दोस्तों। ये हो गया पूर्व, इधर पश्चिम, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया उत्तर दिखा गया है। वे प्रधान द्विग बिंदु कहे जाते हैं। प्रधान द्विग बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है, द्विबिंदु बीच की 4 दिशाएं हैं। उत्तर पूर्व, इसको ओ लिखते हैं, दक्षिण पूर्व को द प, इसके बाद दक्षिण पश्चिम को द प तथा उत्तर पश्चिम को ओ प। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा और दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो जो पूछा गया दोस्तों यहाँ से उसके बारे में आप उसको निकालिए और बताइए उसको। आगे बढ़ते हैं। हम द्विसूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। चित्र 4.2 ब। तो दोस्तों ये है हमारा चित्र 4.2 ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रतीक के बारे में। यह है प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवनें, सड़क, पुल, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों या रेखाओं का उपयोग करते हैं। दोस्तों हर चीज को यहाँ नहीं दिखाया जाता है, उसके लिए जो है चित्र तथा रेखाओं का उपयोग किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तब आप इन चिन्हों के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठार और हरा जो है रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए रेलवे लाइन का, और इसके बाद बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे लाइन, तो उसका जो है दिखा रहा है उसका चिन्ह या फिर
क्या उसके बारे में दिखता है। सड़क इधर हो गया पक्की और कच्ची, तो पक्की के लिए 2 लाइन और कच्ची के लिए डॉट डॉट डॉट। सीमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राज्य और जिला, तो ये अंतर्राष्ट्रीय, ये राज्य हो गया और ये जिला हो गया। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो ये नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल। ठीक है। मंदिर, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, तो ये हो गया मंदिर, इधर हो गया मस्जिद, ये हो गया मस्जिद, उसके बाद छतरी और गिरजाघर। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो पीओ, पीटीओ और पीएस लिखते हैं। बस्ती या कब्रिस्तान, ये हो गया बस्ती, ये हो गया कब्रिस्तान। पेड़ और घास का ये ग्रीन वाला सिग्नल रूढ़ चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, तो मैप में इस तरह के चिन्ह को दर्शाए जाते हैं ताकि उसको समझने में आसानी हो। तो इसी तरह है कि हाँ, सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र है, तो इसके बारे में दिखाया गया है। नदी है इधर, इधर यहाँ पे देखिए ये है, इसका ये है, उसके बारे में बोला गया है कि आप उसके बारे में पता लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेखा चित्र के बारे में। तो रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। तो इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। अगला पॉइंट है खाका। तो खाका क्या है? तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमारा जो है टॉपिक होता है कंप्लीट। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आपको कुछ बता देते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको जैसे ERT और NCERT के ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में कमेंट कीजिएगा आपको कुछ क्वेरीज हो तो। और दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन आंसर का है जो वीडियो, उसको हम अगली वीडियो में ला देंगे। तो आप इसके प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, इस चैनल में आपको डिटेल जो है मिल जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों समझने में। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।